हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 11th का जो इंग्लिश बुक है स्नैपशॉट्स, उसी का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इट इज़ रिटन बाय विलियम सारोयान। विलियम सारोयान ने इस चैप्टर को लिखा है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ही गौर से अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके जो दोस्त रिलेटिव्स हैं उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देर किए हुए इसे आगे बढ़ाया जाए। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉल मार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। यह कहानी 2 ऐसे गरीब आर्मेनियन लड़कों की है। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है जो कि रूस का ही एक नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, सोवियत यूनियन के विघटन से पहले आर्मेनिया रूस का एक पार्ट हुआ करता था, यानी कि सोवियत यूनियन का एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन जब इसका विघटन हुआ तब जाकर के यह एक छोटा सा देश बना। ठीक है, इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री। तो यहाँ पर 2 गरीब बच्चों की कहानी है इस स्टोरी में दिया गया है। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते थे जिसको पहचानने का 2 ही तरीका था, यानी कि वो ट्राइब जो था 2 चीज़ों के लिए पहचाना जाता था। एंड दे वर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ट्रस्ट मतलब विश्वास और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। तो इन दोनों चीज़ों के लिए उन दोनों बच्चों का जो ट्राइब था ये जाना जाता था। चलिए स्टोरी बिगिन करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन क्या हुआ कि उन दिनों की बात है जब लेखक मात्र 9 वर्ष के थे और यह पूरा संसार जो था मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि शान और वैभव से आगे चल रहा था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और लाइफ उस समय का जो होता था एक अच्छे जीवन जीने के लिए मतलब सपना देखना पड़ता था कि अरे मैं एक सादा भरा जीवन कैसे जीऊँगा। माई कज़िन मुराद, उनके यानी कि लेखक के जो कज़िन थे मुराद, who was considered crazy by everybody, यानी कि who knew him except me, यानी कि जो कोई भी मुराद को जानता था तो वो यही कहता था कि वो पागल किस्म का बच्चा है, सिर्फ लेखक को छोड़कर। came to my house at 4 in the morning, 4 बजे सुबह में वो लेखक के घर जो है पहुंचता है मुराद, और and woke me up tapping on the window of my room, और घर का रूम का जो विंडो था उस पर ठक 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 टैप करते हुए वो उसको जगाता है। एरम, ही सेड, वो कहता है एरम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। लेखक जो कि नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ आती है मुराद की तो वो तुरंत जाग जाते हैं और कहते हैं अरे कौन है, और वो खिड़की के बाहर देखता है झांक कर। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। अब लेखक कहते हैं कि मैंने जो भी बाहर देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। यानी कि अभी भी पूरा सुबह नहीं हुआ था, 4 बजे सुबह का समय था और लेखक कहते हैं कि अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आई वॉजंट ड्रीमिंग, यानी कि चीज़ें सब कुछ साफ़ सुथरी दिख रही थी। तो ये सारी चीज़ों को देख करके लेखक ने मन ही मन सोचा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, बट ही वॉज प्रिटी श्योर दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग एट द मोमेंट। लेकिन वो अंत में श्योर होते हैं कि नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें आसपास देख रहा हूँ वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा कज़िन मुराद
एक सुंदर सा वाइट कलर का घोड़े पर सवार था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। लेखक ने खिड़की से बाहर अपने सर को निकाला और आंखों को मलते हुए देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यस ही सेड इन अर्मेनियन भाषा में मुराद ने कहा कि हाँ देखो तुम, इट्स अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है, जो तुम देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो। यू आर नॉट ड्रीमिंग, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपने नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम इस पर सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had never ever fallen into the world by mistake. लेखक कहते हैं कि मैं जानता था कि मुराद अपने जीवन से बहुत लगाव रखता था, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। Who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than ever I could believe. लेकिन जिस संसार में वो रह रहा था और जो मैं देख रहा था, पता नहीं मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अब इसके पीछे भी रीज़न था कि आखिर उसे विश्वास, लेखक को विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। वाई ही वॉज नॉट बिलीविंग दैट इट वॉज ट्रू। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। अब लेखक कहते हैं अपने बारे में कि अब पहले जगह पर मैं अगर किसी अर्लीस्ट मेमोरीज़ कहता हूँ तो वो है घोड़ों के साथ बिताया हुआ समय। और मैं लॉन्गिंग्स मीन्स होता है इच्छा या चाह, ठीक है। तो मेरी सबसे पहली जो चाहत थी वो थी घुड़सवारी करना, घोड़े पर राइड करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यही एक वंडरफुल हिस्सा था मेरे लिए। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये थी, मेरी चाह तो थी लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि गरीबी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, यानी कि गरीबी के कारण ही लेखक को विश्वास नहीं हुआ जो भी उन्होंने देखा कि अरे ये कैसे हो सकता है, हम सभी गरीब हैं और ये घोड़ा कहाँ से ले आया एकाएक। तो इस बात को लेकर विश्वास नहीं था। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जनजाति गरीबी से गुजर रही थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हेयर गार्गोलेनियन मीन्स एन अर्मेनियन ट्राइब। अर्मेनिया में एक लोगों की जनजाति होती है जिसको गार्गोलेनियन कहते हैं। तो गार्गोलेनियन फैमिली से ही वो दोनों कज़िन बिलोंग करते थे। तो लेखक कहते हैं कि एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जितने भी देश जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी रेखा में गुजर रहे हैं, ठीक है, उनमें से हमारी एक जनजाति भी थी और वो थी गार्गोलेनियन फैमिली। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. यानी कि कोई भी नहीं जानता था कि हमारे पास पैसे कैसे आएंगे जिनसे हम अपने पेटों को भर सकें या बूढ़े लोगों के पेटों को भर सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन इससे भी एक बड़ी चीज़ थी और वो थी ऑनेस्टी के लिए, यानी कि वे सभी गार्गोलेनियन ट्राइब के लोग जो थे वो अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़, यानी कि पिछले 1100 वर्षों से वो अपने किस चीज़ के लिए, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे कि हाँ ये लोग जो होते हैं, इस जनजाति के लोग जो होते हैं बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, यानी कि हम दूसरे लोगों की नज़र में, यानी कि दुनिया की नज़र में हम एक वेल्दिएस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। We were proud first, honest next, यानी कि सबसे पहले हमें गर्व होता था अपने आप पर कि हम एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो अपने ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। और दूसरा था ऑनेस्ट।
एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और हम लोग फिर सही और गलत का निशान करना भी जानते थे कि सही क्या है गलत क्या है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. यानी कि कोई भी हम में से कोई भी किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाता था। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. लेखक कहते हैं कि consequently परिणाम स्वरूप, even though I could see the horse, यहाँ तक कि मैं घोड़े को देख सकता था, so magnificent, ये बहुत ही शानदार और भव्य दिख रहा था, even though I could smell it so lovely, और यहाँ तक कि मैं उसे स्मेल कर सकता था, इट वॉज स्मेलिंग सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, और उसे जब मैं ब्रीदिंग करते हुए सुनता था तो ये मुझे मतलब बहुत एक्साइटिंग लगता था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस घोड़े का हमारे साथ या मेरे कज़िन मुराद के साथ या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या नाता रिश्ता है। asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. चाहे मैं नींद में रहूँ या मैं जाग रहा हूँ, लेकिन यह विश्वास करने वाली बात नहीं थी कि आखिर मुराद भी घोड़ा खरीद सकता है, मेरा कज़िन। एंड इफ़ ही couldn't have bought it, he must have stolen it. लेखक सोचते हैं कि अगर इसने इस घोड़े को ख़रीदा नहीं है तो निश्चित रूप से इसने चोरी की होगी। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं हमारे परिवार में से, हमारे जनजाति में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो चोरी करे। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। देखिए द सेम थिंग, यानी कि लेखक को लगता था कि गार्गोलेनियन परिवार का, फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता है, चोरी नहीं कर सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स। अब लेखक ने पहले अपने कज़िन को जो कि घोड़े पर सवार था उसको देखते हैं, फिर उसके बाद घोड़े को देखते हैं। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन दी वन हैंड। अब दोनों को ऐसा लग रहा था कि दोनों मतलब एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, धर्मपरायण हैं, यानी कि वो भी घुड़सवारी करने के लिए लेखक के जो कज़िन हैं मुराद, वो भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, और घोड़ा भी सोच रहा है कब मुझे ऑर्डर मिले और मैं कब यहाँ से फुर्र हो जाऊँ। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन दी वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन दी अदर फ्राइटेंड मी। अब दोनों को देख करके लेखक को थोड़ा सा मन में संदेह हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, घुड़सवारी करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यानी कि एक तरफ उन्हें खुशी मिल रही थी लेखक को कि मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत ढेर सारे मज़े आएंगे, मैं इधर उधर वॉक करूंगा घोड़े के साथ, ठीक है। और एक डर भी समाया हुआ था कि अगर ये चोरी का हुआ तब तो मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, तो ये चीज़ भी उनको लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। अब लेखक पूछते हैं कि मुराद, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चोरी किया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। उसने खिड़की के अंदर अपना सर डाल के कहा कि अरे तुम्हें राइड करना है या नहीं करना है। इट वॉज ट्रू देन, तब अब लेखक, नाउ ही इज़ गेटिंग श्योर, अब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं कि इसने ज़रूर चोरी की है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो चोरी करता है वो क्या करता है, बात को टालने की कोशिश करता है। द सेम थिंग डिड ओवर हेयर, ठीक है, यहाँ पर जो है एक वही चीज़ जो है मुराद ने भी किया। इट वॉज ट्रू देन
ही हैड स्टोलन द हॉर्स। लेखक कहते हैं कि इसका मतलब यह बात सही थी कि उसने घोड़े को चोरी किया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें अब कोई संदेह नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, और वो मेरे पास इसलिए आया था, मतलब वो पूछने के लिए कि मैं घुड़सवारी के लिए तैयार हूँ या नहीं तैयार हूँ। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। और लेखक को लगने लगा कि अरे घोड़े की चोरी करना, वो भी चढ़ने के लिए, उस पर सवारी करने के लिए, ये एक उस प्रकार की चोरी नहीं है जैसा कि चोर पैसे चोरी करते समय करते हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। अब चूँकि लेखक को भी घुड़सवारी करना इतना, मतलब उनके लिए एक चाह थी, जिसके कारण उनको लगता है कि नहीं, ये चोरी नहीं, इसको हम चोरी नहीं कह सकते हैं। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin मुराद and I were, it wasn't stealing। लेखक अब कहते हैं, now एरम says, एरम कहते हैं कि मेरे जैसे और मेरे कज़िन मुराद के जैसे बच्चों के लिए, ठीक है, ये चोरी नहीं थी। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, यानी कि इसे तब तक चोरी नहीं कही जा सकती है जब तक कि हम इसको बेच न दें। Which of course I knew we would never do, जो कि हम लोगों को लगता था कि हम लोग घोड़े को नहीं बेचेंगे। Let me put on some clothes, I said. Now Aram says, अब now the author says कि अब थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। All right, he said, but hurry. मुराद कहता है कि ठीक है, जल्दी करो। I leaped into my clothes. जल्दी से उन्होंने, लेखक ने कपड़ा पहना। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। मैं तेज़ी से खिड़की से बाहर मैं कूद गया और उसके बाद घोड़े पर उछलते हुए सवार हो गया मुराद के पीछे। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country. अब लेखक कहते हैं कि उस साल हम लोग शहर के किनारे जो है रहे, जहाँ पर वॉलनट एवेन्यू यानी कि अखरोट, ढेर सारे अखरोट का पेड़ पौधा लगा हुआ था, मार्ग बिछे हुए थे यानी कि रास्ते के दोनों तरफ। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और घर के पीछे में यहाँ पर वो कंट्री कह रहे हैं। कंट्री के लिए उन्होंने क्या चीज़ यूज़ किया है? वाइन यार्ड्स, जहाँ पर अंगूर के बेल थे, लताएं थी। ऑर्चर्ड्स, बाग बगीचा, ढेर सारा बाग बगीचा था घर के पिछवाड़े में। इरिगेशन डिचेस, बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें पानी भरे हुए थे इरिगेशन के लिए। एंड कंट्री रोड्स, और कंट्री रोड्स भी था, यानी कि पीछे शहर का रोड भी था। इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट से भी कम में हम लोग ऑलिव एवेन्यू यानी कि एक बादामी मार्ग पर पहुंच गए। बादामी मार्ग हेयर रेफर्स टू द रोड विच इज़ सराउंडेड बाय ऑलिव ट्रीज। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और उसके बाद हॉर्स, घोड़ा जो है धीरे धीरे चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, वहाँ की हवाएं बहुत ही खुशबूदार और सुंदर थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े के चलने की जो फीलिंग थी वो काफ़ी मुझे सुखद एहसास दे रही थी। माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगैन टू सिंग। मेरा भाई मुराद, जिसे फैमिली में क्रेजिएस्ट मेंबर यानी कि सबसे पागल व्यक्ति, सबसे पागल सदस्य कहा जाता था, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। जैसे कभी कोई आपने शोले फिल्म देखा होगा जिसमें एक दोस्त गाड़ी चलाता है और एक दोस्त जो है गाना गाता है, जस्ट लाइक इन द सेम वे। आई मीन ही बिगैन टू रोर, मतलब कि वो सुरीला आवाज़ तो था नहीं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। हे
इस तरह से। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। लेखक कहते हैं कि हर परिवार का एक अपना दौर होता है, क्रेजी स्ट्रीक होता है। एंड माई कज़िन मुराद, और मेरा भाई मुराद जो था वो नेचुरल डिसेंडेंट था अपने ट्राइब का, यानी कि एक वंशज था जिसमें वह यह चीज़ आ गई थी। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खसरोव, एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट माउस्टश इन द जैन जॉकिन वैली। यानी कि इससे पहले, मुराद से पहले हमारे अंकल खसरोव थे, जो कि एक बहुत ही लंबे चौड़े कदकाठी के व्यक्ति थे। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक, जिनके सर पर ढेर सारा काला बाल था। एंड द लार्जेस्ट माउस्टैश, और उनकी मूछ भी सबसे बड़ी मूछ हुआ करती थी। इन द सेंट जैक्विन वैली, सेंट जैक्विन वैली में वो रहा करते थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, यानी कि वो बात बात पर गुस्सा करने लगते थे। सो इरिटेबल, बार बार इरिटेट लोगों को करना। सो इम्पैशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोडिंग, यानी कि इतने अधैर्यवान थे कि वो किसी को भी बीच में ही रोक देते थे, चिल्लाते हुए, थोड़ा सा मतलब कर्कश आवाज़ में निकालते हुए। इट इज़ नो हार्म, अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। हमेशा वो हर व्यक्ति को यही कहकर डांट देते थे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। यही समस्या थी, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं कर रहा हो, वो बीच में ही उसको टोक देते थे, काट देते थे कि नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वंस इट वॉज हिज ओन सन Eric running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। एक बार उनका अपना बेटा एरिक दौड़ते हुए, काफ़ी दूरी से दौड़ते हुए बार्बर शॉप पे आया, जहाँ पर उसके पिताजी यानी कि खसरोव अंकल शेविंग करवा रहे थे, बालों को ट्रिम करवा रहे थे। ठीक है, वहाँ पर वो उनका बेटा आता है और कहता है कि पिताजी, पापा, अपना घर में आग लग गया है। दिस मैन खसरोव सैट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वह व्यक्ति यानी कि अंकल खसरोव चेयर पर बैठ करके वो बाल बनवा रहे थे, तो उन्होंने अपने लड़के को कहा कि अरे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। इट इज़ द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। उसी समय बार्बर कहता है कि सर, लेकिन उसने तो कहा कि आपके घर में आग लग गई है, आप कैसे व्यक्ति हैं जो आप नहीं। सो खसरोव रोड, एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, बस बहुत हो गया, मैंने कह दिया कि कोई क्षति नहीं होगी उससे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। माई कज़िन मुराद वॉज My cousin Murad was considered the natural descendant of this man। मेरा कज़िन मुराद जो था वो इन्हीं का यानी कि खसरोव अंकल का वंशज माना जाता था, नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था। Although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else। यद्यपि मुराद के पिता जोरैब जो थे वो एक प्रैक्टिकल के अलावा और कुछ नहीं थे, यानी कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। That's how it was in our tribe। यही हमारे ट्राइब में होता था। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। देखिए कितना अच्छा लाइन कहता है कि एक व्यक्ति अपने पिता के शरीर का मालिक हो सकता है, लेकिन उसके आत्मा का नहीं। आत्मा अलग चीज़ होता है और शरीर अलग चीज़ है। ठीक है, शरीर पर उसकी हुकूमत तो हो सकती है, लेकिन उसके आत्मा पर किसी का वश नहीं होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। अब
प्रजाति का, हमारे जनजाति के जो लोगों का जो आत्मा था या जो स्पिरिट कहिए या जो लोग हुआ करते थे वो घुमक्कर प्रवृत्ति के होते थे, घुमक्कर विचारधारा के होते थे और अस्थिर, यानी कि एक जगह पर स्थिर बैठ करके वो काम नहीं करते थे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे का इसका पार्ट जो है आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।